तो अपन इसमें देखेंगे माइक्रोब्स एस बायो कंट्रोल एजेंट। अब माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होता है, बायो कंट्रोल का मतलब है कि जो भी बायोलॉजिकल हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उसको हमको कंट्रोल करना है। तो अब नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे हम उन ऑर्गेनिजम्स को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए जो हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भाई आपको मालूम है कि हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, केमिकल, है ना। भाई हमको एग्रीकल्चर को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। एग्रीकल्चर पे हमला जो रहता है, इंसेक्ट से नुकसान होता है, वीड से नुकसान होता ठीक है ना। तो और दूसरे इंसेक्ट के अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स से, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स उससे नुकसान होता है, तो मेनली जो नुकसान करते हैं वो इंसेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड वीड्स। तो वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो वीड जो होते हैं, जो खरपतवार बोलते हैं अपन, और ये जो कीड़े मकोड़े जो बोलते हैं अपन, कीट, है ना, कीट पतंग, है ना। तो मेनली इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो नुकसान करते हैं एग्रीकल्चर को। लार्वा, लार्वा एक्चुअल में फीडिंग मॉन्स्टर होते हैं। तो कोई भी लार्वा हो, वो क्या करते हैं बेटा, पत्तों को बहुत ज्यादा खाते हैं। तो पत्तों को खाएंगे तो क्या होगा, पत्ते अगर खत्म होंगे, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो प्लांट खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो प्लांट के रूट भी क्या हो जाएंगे, प्लांट के रूट को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड नहीं मिलेगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो हम एग्रीकल्चर अगर कर रहे हैं किसी भी पर्पज से, चाहे फ्लावर के लिए, चाहे फ्रूट्स के लिए, चाहे वेजिटेबल्स के लिए, तो ये पूरा एग्रीकल्चर हमारा खराब हो जाता है। खरपतवार जो है ये अगर ऐसा उगने लग गया एग्रीकल्चर लैंड में, ठीक है, तो हमारा जो जो पर्पस है, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल हो, तो उन प्लांट्स के आसपास में वीड्स होने से क्या होता है कि जो प्लांट को न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा और प्लांट की डेथ हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें क्या है, एग्रीकल्चर को या प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम इसको करने के लिए, इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। केमिकल्स का इस्तेमाल जनरली जो नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो केमिकल्स, तो इंसेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, और वीड्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वीडीसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इससे क्या फायदा होगा भाई, एक फायदा होगा कि इंसेक्टिसाइड जब डालेंगे तो ऑलमोस्ट सारे इंसेक्ट मर जाएंगे। जितने भी इंसेक्ट हैं, उनके लार्वा हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो जो उस एग्रीकल्चर लैंड एरिया है उसका इकोसिस्टम भी तो बर्बाद हो गया, है ना। क्योंकि भाई फूड चेन, फूड वेब भी कोई चीज होती है कि अगर कोई इंसेक्ट है तो उसका प्रेडेटर भी होगा, अगर वो प्रेडेटर है तो उसका भी कोई प्रेडेटर होगा। तो एक इकोसिस्टम, एक फूड वेब बना हुआ है, फूड चेन बना हुआ है। तो वहां पर अगर इंसेक्ट्स की कमी होगी तो उसका प्रेडेटर, अब इंसेक्ट के प्रेडेटर बहुत सारे होते हैं, मेंढक होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो छोटे इंसेक्ट वगैरह को भी खाते हैं। तो वो सब भी वहां से इरेडिकेट हो जाएंगे, तो वो लैंड एरिया का इकोसिस्टम हट जाएगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को, है ना। तो सारे टाइप के इंसेक्ट्स को, वीड्स को हटा देंगे तो भैया एक फूड चेन जो बनता है, फूड वेब जो क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां का इकोसिस्टम बर्बाद होता है। प्लस दूसरी चीज, केमिकल्स जो भी होते हैं वो पॉल्यूशन करते हैं। केमिकल जो भी करते हैं वो पॉल्यूशन करते हैं। तो पॉल्यूशन क्या क्या होगा भैया, एयर का पॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि जो भी हम केमिकल, पेस्टिसाइड, ठीक है, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो डालेंगे पेस्ट को भी हटाने के लिए, ठीक है, तो वो सब भी क्या एयर में छिड़केंगे, फिर वो जाएगा सॉइल में, सॉइल में भी जाएगा, तो सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। फिर उसके बाद खेती जमीन पे जाएगा, बारिश या जो भी पानी हम डालते हैं जमीन में, तो वो पानी के द्वारा जो है, जो खेतों में जो पानी डालते हैं, तो जमीन का या खेत का जो पॉल्यूटेड वाटर है, केमिकल वाला जो पानी है, ये जो केमिकल डालेंगे तो वो पानी भी कहीं ना कहीं आसपास के नदी नाले में जाएगा। समझ रहे बात, तो वो भी वाटर का पॉल्यूशन करेगा, तो वाटर पॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो केमिकल है भाई, सीधी सी बात है, आप लोग जो सब्जी खाते हो उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, मालूम है कि नहीं आप लोगों को, क्यों भाई प्राची,
नीलम, भावना, आप लोग केमिकल खाते हो सब्जियों में? यस सर। हाँ, तो बेटा कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी तो नुकसानदायक है, क्यों कि नहीं है? कि धो के खाते हो आप लोग? धोने से सारे केमिकल निकल जाते हैं ऐसा नहीं है बेटा, आप कितना भी धो लो, है ना, आपको ऊपर में आप जो चीजों का छिलका निकाल सकते हैं उसको तो निकाल लोगे, लेकिन बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिसका छिलका आप नहीं निकाल सकते, स्पेशली वेजिटेबल्स। अब मिर्ची को खाओगे तो मिर्ची का छिलका निकालोगे तो बचेगा क्या? मिर्ची का बीज। डोमिनोज में पिज्जा के ऊपर थोड़ी ना जो मिर्ची का बीज डालना है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आप छिलका नहीं निकाल सकते, बस आप धो सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ही क्यों ना हो, केमिकल्स हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है? तो ये एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, सॉइल, है ना, अदर एनिमल्स, तो ये सबको क्या है, ये पॉल्यूशन के कारण नुकसान पहुंच ही रहा है, ये, है ना? तो हमको हार्म डायरेक्टली इनडायरेक्ट हो ही रहा है। तो हम ये सब से अच्छा हम क्या करें? हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ठीक है? हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं बेटा कि अब इंसेक्ट अगर बहुत ज्यादा आ गया है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हटाना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अचानक से बहुत सारे इंसेक्ट्स आ गए, तो वो पूरे लार्वा वहां पर आ गया, तो हम अगर खेती में कुछ मतलब कुछ ऑर्गेनिक अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते भी हैं, तो कई बार वो हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई एक स्पेसिफिक इंसेक्ट जो रहता है, वो इतनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं कि जब तक के हम जो भी ऑर्गेनिक जो क्या बोलते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालते हैं, तब तक काफी देर हो जाता है और फसल बर्बाद, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू पॉल्यूशन को कम करने का। बट कभी कभी कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना, काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उनके लार्वा को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के केस में कई बार हम क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारने में यूज होता है। आप लोगों ने कुछ माइक्रोब को आप लोगों ने कुछ माइक्रोब का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में किया था, बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या क्या? बताओ। अरे बाबा, बायोटेक्नोलॉजी में हम आरडीएनए के थ्रू कुछ ऐसे माइक्रोब बनाए थे जो इंसेक्ट उनके लार्वा को खत्म करने के लिए कैपेबल थे नेचुरली। इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं। क्यों भाई विवेक, बताओ। क्षितिज, बुक मत देखो। आरडीएनए के थ्रू हम लोगों ने माइक्रोब में, बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस किया था, और उस बैक्टीरिया का यूज हम एज ए इंसेक्टिसाइड, है ना, इंसेक्ट के लार्वा को खत्म करने के लिए हम यूज किए थे। याद आ रहा है कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की? थर्मस एक्वेटिक्स। थर्मस एक्वेटिकस, बेटा हम थर्मस एक्वेटिकस कब यूज किए थे जी? थर्मस एक्वेटिकस कब यूज किए थे? हम एग्रीकल्चर में यूज किए थे। क्यों भाई क्षितिज? थर्मस एक्वेटिकस किसमें यूज किए थे? हम क्या चीज में यूज किए थे बैक्टीरिया का इस्तेमाल? भावना, पॉलीमरेज सर बना। बेटा ऐसा डीएनए पॉलीमरेज के रूप में पीसीआर में यूज किए थे, सिर्फ पीसीआर में, है ना? पीसीआर में डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, मतलब डीएनए की कॉपी करने में हेल्प करता है ये पीसीआर मशीन में, है ना, ये यूज होता है। समझ आ रहा है बात? पीसीआर मशीन में ये यूज होता है डीएनए की कॉपी करने के लिए, हाई टेम्परेचर में डीएनए की कॉपी हो सके उसके लिए ये यूज होता है। हम एग्रीकल्चर में इसको यूज नहीं करते, है ना? याद होगा आप लोगों को बैसिलस थुरिंजिएंसिस, याद होगा आप लोगों को
Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis क्या था इसका इंपॉर्टेंट, इसको शॉर्ट में हम बीटी बोलते हैं, Bacillus thuringiensis। याद आ रहा है क्या किए थे Bacillus thuringiensis? अच्छा, Bacillus thuringiensis याद है कि नहीं याद है? सर वो बीटी टॉक्सिन वाला। हाँ, बीटी टॉक्सिन। Bacillus thuringiensis क्या होता है? सॉइल बैक्टीरिया में, है ना? याद आ रहा है? सॉइल बैक्टीरिया में सर वो ट्यूमर कॉज करता है ऐसा कुछ। बेटा जो ट्यूमर कॉज करता है वो एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम जो रहता है ट्यूमिफेशियम। हाँ सर, वो कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये जो रहता है ये क्या करता है? ये ट्यूमर कॉज करता है इन प्लांट्स, ट्यूमर कॉज करता है प्लांट्स में, ठीक है। सॉइल बैक्टीरिया जो है, याद है मैंने बताया था कि सॉइल में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और जब भी जैसे पत्ता वगैरह गिर गया, उस सॉइल वाला जो पत्ता है जिसमें बैक्टीरिया है, तो ये सॉइल बैक्टीरिया को अगर किसी भी मोड से, अगर जो लार्वा है किसका, इंसेक्ट का लार्वा अगर खा गया, तो इंसेक्ट के लार्वा के मतलब जो इंसेक्ट का जो लार्वा है अगर वो खाता है इसको किसी भी तरीके से, अगर उसके इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो क्या होगा, ये एक टॉक्सिन रिलीज करेगा, ठीक है। क्रिस्टल, याद आ रहा है आप लोगों को? क्राई प्रोटीन यूज है ना, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। ये क्रिस्टल प्रोटीन जो रहता है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में टॉक्सिन के रूप में क्या होता है बेटा, इंसेक्ट के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, जब भी इस क्रिस्टल प्रोटीन को अल्कलाइन कंडीशन दिया जाएगा ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये प्रोटीन टॉक्सिन बन के उस कीड़े को मार देगा, उसके लार्वा को मार देगा, है ना, जहर, जहर के जैसा है। तो हम लोगों ने क्या किया था, बैसिलस thuringiensis का वो प्रोटीन बनाने वाला जीन, कौन सा, क्रिस्टल प्रोटीन, जो बाद में टॉक्सिन में टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जाकर के। तो वो जो क्रिस्टल प्रोटीन टॉक्सिन बनाने वाला जो जीन है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन तो जीन से ही बनेगा, उस जीन को हम लोगों ने क्रायोजीन बोला था। क्रायोजीन को निकाल करके एग्रोबैक्टीरियम के ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा के उसके जगह पर क्राय जीन डाल दिया था, और इसको हम प्लांट में छोड़ दिए थे, जिससे कि प्लांट में ये बैक्टीरिया क्या करेगा, प्लांट में उस क्रिस्टल प्रोटीन के जीन को डाल देगा, जिससे प्लांट सेल्फ रेजिस्टेंट हो जाएगा इंसेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ, उसको हम लोग कंप्लीटली बना दिए कि भैया आप तो एक बार डाल दिए, अब तेरे पूरे बॉडी में क्या चला गया, क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाला जीन चला गया है इसके बैक्टीरिया का। लेकिन अगर ऐसा हम ना करें तो हम और क्या कर सकते हैं, हम इस बैसिलस thuringiensis जो सॉइल बैक्टीरिया है ना, और ये क्या करता है बेटा, ये फॉर्म्स क्रिस्टल प्रोटीन या क्राई प्रोटीन, और ये कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन इन अल्कलाइन मीडियम इन द गट ऑफ लार्वा ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैसिलस thuringiensis का स्पोर्स को, बैक्टीरियल स्पोर, आपको मालूम है बैक्टीरियल स्पोर आप खाए हो कभी, किसी भी तरीके से बैक्टीरियल स्पोर खाए हो क्या, बोलो, बताओ भाई, अनुराग, सिमर, बैक्टीरिया के कोई स्पोर्स आप कभी खाए हो? स्पोर मतलब जो बोल सकते, स्पोर समझते हो ना बेटा, जैसे मुर्गी का अंडा होता है, फिर अंडे से मुर्गी निकलेगा या मुर्गा निकलेगा, समझ आ रहा है बात, वैसे ही बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो स्पोर्स जर्मिनेट होता है और बैक्टीरिया बाहर निकलता है उससे। तो कभी खाए हो आप, सीमर, प्राची, अनुराग, कोई खाया भाई आप में से बैक्टीरियल स्पोर कभी, बोलो। अरे भाई बताओ यार। डोंट नो सर।
नहीं? नहीं खाए, नहीं नहीं हाँ बेटा, सर, नहीं खाए। नहीं खाए हो? आप यस सर। सभी बैक्टीरियल स्पोर खाए हो बेटा कभी, है ना? बहुत बार खाए, बहुत बार बैक्टीरियल स्पोर्स खाए हो। समझ आ रहा है? जैसे कभी दस्त होता है, कभी जैसे दस्त होता है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो वो आपको बैक्टीरियल स्पोर्स के मिलियंस, बिलियंस, लाखों, करोड़ों बैक्टीरियल स्पोर्स के टैबलेट्स या शैशे पाउडर फॉर्म में आपको देते हैं। स्पोर्स होता है वो, समझ आ रहा है बात? इनएक्टिव बैक्टीरिया, है ना? जो गुड बैक्टीरिया होता है हमारे इंटेस्टाइन के लिए। तो जैसे कभी दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कभी फीवर है ना, पेट में दर्द हो रहा है, तो जनरली बैक्टीरियल स्पोर्स के टैबलेट या सैशे पाउडर फॉर्म में दिया जाता है ना? जैसे आप दही खाते हो तो भाई दही भी क्या है, बैक्टीरिया ही है, गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये बैक्टीरियल स्पोर जो सैशे में, पाउडर फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में जो आप खाते हो, ये बैक्टीरिया को क्या है बेटा, एक सुटेबल कंडीशन मिलता है हमारे इंटेस्टाइन में, ये बैक्टीरिया स्पोर्स से बाहर निकलेगा और फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या करेगा बेटा, लूज मोशन को बंद करेगा। ठीक है? वहां पर बढ़िया सा फर्मेंटेशन स्टार्ट करेगा, कॉलोनी अच्छे से बनेगी, है ना, फूड को अडेयर करेगा और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लूज मोशन बंद हो जाता है। तो आप, आपको नहीं मालूम है लेकिन आप खाए हो उसको, कई बार खाए हो अभी तक, बचपन से लेके अभी तक के। इवन बचपन में तो बहुत देते हैं बच्चों को, 10 साल तक के, जैसे आपको लूज मोशन फीवर होता ही है, तो ये सारी चीजें कॉमन है, सैशे के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में या फिर टेबलेट के फॉर्म में आप कभी ना कभी खाए हो। समझ आ रहा है बात? ठीक है। तो वैसे ही बैसिलस thuringiensis के जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, इसके सैशे को पानी में घोल के खेतों में छिड़क दिया जाता है। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया, पानी में घोलने के बाद ये बैक्टीरिया जो रहता है बेटा, इसके स्पोर्स क्या होंगे, पूरे के पूरे खेतों में, सारे पत्तियों में पूरा छिड़काव कर देंगे। तो पत्तों में अब क्या प्रेजेंट है, बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स। समझ आ रहा बात? अब अगर कोई कीड़ा इसको खाता है या कोई इंसेक्ट का लार्वा इसको खाता है तो क्या होगा, जैसे ही लार्वा खाएगा तो ये बैसिलस thuringiensis का जो क्रिस्टल प्रोटीन है, इंसेक्ट के लार्वा के इंटेस्टाइन में जाने से क्या होगा, ये क्रिस्टल प्रोटीन कन्वर्ट होगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है? अब बैक्टीरियल स्पोर तो जर्मिनेट होगा बेटा, या पत्तियों में होगा या इंटेस्टाइन में जाने के बाद बैक्टीरिया एक्टिव होगा और फिर ये प्रोटीन बनाएगा और इसके प्रोटीन से वो लार्वा की डेथ हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, हमने कोई भी नीम, जैसे जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, नीम, है ना, और भगवान जाने क्या क्या तेल वेल मिला के पत्तों में छिड़कते हैं कीड़ों को मारने के लिए, है ना, नीम का रस, मिर्ची, नीम मिर्ची पाउडर ये सब मिला के डालते हैं। तो इतना करने ताम झाम से अच्छा ये सस्ता पड़ता है, और एक प्रकार से क्या है, ये बायो एजेंट भी, समझ आ रहा है बात? बायो एजेंट भी है जो कि बायोलॉजिकली जो भी ऑर्गेनिज्म खेती को नुकसान पहुंचा रहा है उसको ये खत्म कर देगा। तो इसके बैक्टीरिया के छिड़काव से हमारा फसल बर्बाद होने से बच जाएगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को कि यस नहीं? सर। आप लोग तो जल्दी भूल गए यार, बायोटेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रहा है मेरे को। चलो हटा रहा हूँ इसको मैं, ये वाला हटा रहा हूँ, है ना? अब देखो, ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, बैक्टीरिया को हम कैसे एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं और विथआउट हार्म टू एनीवन। अब दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरसेस। ये बैक्यूलो वायरसेस क्या बेटा, स्पीशीज स्पेसिफिक है, स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पीशीज स्पेसिफिक है। अब बेटा देखो, वायरस होता है जैसे कि कोरोना वायरस है, तो भाई कोरोना वायरस जो रहता है दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करेगा, हर ऑर्गेनिज्म को। तो अगर जैसे कोई वायरस होता है तो वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे ही अटैक करता है, वही उसका स्पेसिफिक होस्ट होता है। तो एक स्पेसिफिक होस्ट होता है वायरस का या बैक्टीरिया का। हर बैक्टीरिया, हर वायरस
हर ऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसके बॉडी में, मतलब होस्ट की बॉडी में वैसा सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसके लिए बैक्टीरिया बना है। तो बैक्टीरिया वहां मल्टीप्लाई कर सके, अपने आप को जिंदा रख सके, होस्ट को जल्दी ना मारे, क्योंकि अगर होस्ट जल्दी मर गया वायरस से, होस्ट अगर जल्दी मर गया वायरस से, तो वायरस की स्पीशीज आगे स्प्रेड नहीं हो पाएगी। तो वो ऐसा कुछ करता है, मतलब उसका बनावट ऐसा रहता है कि होस्ट पहले फैलाएगा फिर मरेगा, या काफी दिन तक जिंदा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से संरचना होती है, वायरस अपने आप को वैसे ही ढाल देता है। जैसे आपको मालूम है कि नहीं, अभी जो थर्ड वेव आया है, इसमें क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट, इवन मैं भी। थर्ड वेव में ऑलमोस्ट सभी घर में सर्दी खांसी बुखार का प्रॉब्लम, हर एक घर में, आपके यहाँ भी किसी न किसी को सर्दी खांसी अभी पिछले 1 महीने में अवश्य हुआ होगा। मे भी आप लोग हाथ ना उठाओ, या हो सकता है किसी एक आध जन के घर में किसी की तबीयत ना खराब हुई हो, बट वो एकदम नॉर्मल वाला तबीयत खराब है, सर्दी खांसी बुखार, ये हर एक घर में हुआ है, 95% से भी ज्यादा लोग। तो अभी जो का जो वायरस है, ये क्या हुआ है, थोड़ा सा लो ग्रेड का हो गया है। अब ये वायरस जो है तेजी से फैलने वाला जरूर है, लेकिन ये होस्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे क्या होगा, ये वायरस का जिंदा रहने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, स्प्रेडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि होस्ट जल्दी नहीं मरेगा, होस्ट सरवाइव करेगा। कुछ दिनों बाद वायरस स्प्रेड होकर के दूसरे में चला जाएगा, दूसरे में कुछ दिन जिंदा रहेगा, नंबर ऑफ वायरस बढ़ेंगे, फिर वो तीसरे में चले जाएगा, तीसरे से चौथे में चले जाएगा, इधर पहले दूसरे इंसान ठीक होते जाएंगे। ठीक है, तो ये अब वायरस ने ऐसा चेंजेस लाया है कि भैया वायरस भी जिंदा रहेगा और इंसान भी जिंदा रहेगा, इससे वो ज्यादा उसकी स्पीशीज आगे तक जिंदा रह सकती है, और वो लंबे समय तक अपने आप को सरवाइव करा सकता है। वरना अगर एकदम ज्यादा डेडली हुआ, तो जो भी होस्ट है फट से निपट जाएगा, तो वायरस भी उसकी बॉडी के साथ खत्म हो जाता है, ज्यादा फैल भी नहीं पाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं यस नहीं, सर। है ना। तो ये जो बैक्यूलो वायरस है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक वायरस है। तो इस ये क्या होता है बेटा, इसको खेतों में छिड़काव करते हैं, जिससे अगर मान के चलो कोई किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन में कोई एक इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट ए, ये इंसेक्ट ए यहाँ पर हमेशा ज्यादा हमला करता है। तो इस इंसेक्ट ए के खिलाफ ये बैक्यूलो वायरस स्पेसिफिकली डिजाइन है, और इस वायरस को जब हम इस रीजन में छिड़काव करेंगे, तो ये इंसेक्ट ए को खत्म करेगा, उस पर अटैक करेगा वायरस, और उसके लिए वो डेडली साबित होगा, और इसका पॉपुलेशन को, इंसेक्ट ए के पॉपुलेशन को कम कर देगा, रिप्रोडक्शन को कम कर देगा, और इसको खत्म करने में हेल्पफुल होगा। तो ये बिल्कुल इस नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एकदम स्पेसिफिक, अगर यहाँ पर ए टू जेड इंसेक्ट है, मतलब ए से लेके जेड इंसेक्ट है, 26 प्रकार के अगर इंसेक्ट पाए जाते हैं, तो बैक्यूलोवायरस किसी एक आध दो स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट पे ही अटैक करेगा, बाकी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि बाकी पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। जैसे भाई कोरोना वायरस है, तो भाई कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन को हो रहा है, अब हाथी को होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, घोड़े को होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हाथी घोड़े को होगा, लेकिन इंसान को नहीं होगा। तो ये सब स्पीशीज, तो इस टाइप के स्पीशीज स्पेसिफिक वायरस का भी यूज हम एग्रीकल्चर में करते हैं, ताकि हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम डायरेक्टली उसी को टारगेट करें, और बाकी आसपास के जो इकोसिस्टम में जो भी इंसेक्ट हैं या जो भी एनिमल्स हैं, है ना, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो ये हम क्या कर रहे हैं कुल मिला करके, बैक्टीरिया वायरस या फंगाई माइक्रोब्स का हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में। समझ आ रहा है बात, ये दोनों क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, दोनों इंपॉर्टेंट। चलो, देन उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो फंगाई, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, ये क्या है बेटा, ये फंगल स्पीशीज है, ये फंगल स्पीशीज है। तो फंगल स्पीशीज जो रहता है, ये क्या करता है, ये जो फंगल स्पीशीज है, इसका जब हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो ये प्लांट के रूट्स में मतलब ये प्लांट के रूट्स में पाया जाएगा।
जब भी हम इसका यूज करेंगे तो ये प्लांट के रूट्स में रहेगा, और प्लांट के रूट वाले एरिया में रहने से क्या होता है, वहां पर जो भी पैथोजन है जो प्लांट के रूट को नुकसान पहुंचाता है, इंसेक्ट है, पेस्ट है, ठीक है, तो वो जो नुकसान पहुंचाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो रूट में पाए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनिजम्स को वो वहां से खत्म कर देता है, ठीक है, मतलब उसको ग्रो नहीं करने देता है, ये फंगल स्पीशीज, उनके लिए वो टॉक्सिक होता है। आपको मालूम है कि नहीं कि जितना फंगस या जो फंगाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फंगाई ग्रुप में आते हैं, जैसे मशरूम वगैरह आप खाते हो तो ये सब फंगाई में आते हैं, तो मैक्सिमम यूजफुल फंगाई होते हैं या मैक्सिमम टॉक्सिक फंगाई होते हैं जो भी नेचर में पाया जाता है। मैक्सिमम यूजफुल फंगाई होते हैं या मैक्सिमम टॉक्सिक फंगाई होते हैं? अरे बोलो भाई कोई भी। क्यों भाई भावना, क्या होगा? यूजफुल होते होंगे इसमें। मैक्सिमम फंगाई बेटा टॉक्सिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, हर हर फंगाई जो रहता है हमारे यूज का नहीं है, ठीक है, जो मशरूम्स आप जानते हो, तो मोस्ट ऑफ द मशरूम स्पीशीज जो रहते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, खाने लायक नहीं होते, कुछ ही स्पीशीज खाने लायक होते हैं, ठीक है, चलो। तो अब ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो रहता है ये रूट्स में रहेगा, रूट ऑफ द प्लांट, और वहां पर ये क्या करेगा, पैथोजेंस को रोकेगा, प्लांट रूट पे हमला करने वाले पैथोजेंस को रोकेगा। चलो हो गया, हटा दें। तो ये दो तीन चीजें ही ध्यान रखेंगे, ठीक है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एज ए बायोकंट्रोल एजेंट, बैक्यूलोवायरस स्पीशीज स्पेसिफिक होता है और नैरो स्पेक्ट्रम होता है। नैरो स्पेक्ट्रम समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बैसिलस थुरिंजेंसिस तो पहले भी इंपॉर्टेंट था बायोटेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर भी है। चलो हटा रहा हूं मैं इसको बेटा, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर, जो बहुत बार आता है एग्जाम में, ये भी आता है ना, ये तीनों भी पॉइंट आते हैं। microbes as biofertilizer। अच्छा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजर जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो क्या होता है खेतों में, एग्रीकल्चर में जो यूज करते हैं वो क्या होता है? एक ऑर्गेनिक होता है और एक केमिकल होता है, मालूम है कि नहीं? हाँ बताओ भाई भावना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप क्या क्या यूज कर सकते हो? वर्मी पोस्ट या वेजिटेबल्स की। हाँ, वर्मी कंपोस्ट हो गया, या जो सड़े गले वेजिटेबल्स हैं उसको डिकम्पोज करके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हो, है ना। और जैसे गाय का जो गोबर होता है उसको भी आप ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हो। तो ये सब क्या है बेटा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है। तो फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, वो क्यों इतना यूजफुल होता है प्लांट के लिए, हम क्यों फर्टिलाइजर्स डालते हैं, बताओ, कोई भी बताओ, फर्टिलाइजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बोलो। फर्टिलाइजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बोलिए। प्लांट की जल्दी ग्रोथ के लिए। प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्रोडक्ट्स
बेटर प्रोडक्शन, रिक्रूटमेंट, और क्या क्या मिलता है फर्टिलाइजर से प्लांट को? क्या मिलता है? nutrients, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खाना नहीं मिलता है, खाना तो प्लांट खुद ही बनाते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है। समझ आ रहा है? तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो होते हैं बेटा, वो आपको सॉइल में ऑलरेडी मिल जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाते हैं, लेकिन प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, है ना, ये सब के लिए प्लांट को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, कुछ स्पेसिफिक, है ना, न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होता है, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। समझ आ रहा बात? तो ये मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इसकी रिक्वायरमेंट होती है एनवायरमेंट से, है ना। और ये आपको स्पेशली नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा? नाइट्रोजन कहाँ मिलता है नेचर में? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा? हाँ, एयर में। एयर का 78 पॉइंट समथिंग, 79% एयर में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, मतलब आप जो सांस लेते हो, एयर जो इनटेक करते हो, उसमें 78 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजन होता है, और 20 पॉइंट समथिंग, मतलब 20% समथिंग, मान के चलो 21%, है ना, मैं ज्यादा ही ले रहा हूँ, 21% ही ऑक्सीजन होता है हमारे एयर में, जो हम नॉर्मली इनहेल करते हैं। बाकी नाइट्रोजन होता है मोस्ट ऑफ द। और पॉइंट में बाकी अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, H2S, ये सारा चीज बहुत ही माइनर होता है, वो 0.5% से भी कम। समझ आ रहा बात? तो मेनली नाइट्रोजन होता है हमारे एयर, लेकिन प्लांट जो रहता है वो एयर से नाइट्रोजन को ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है डायरेक्टली। प्लांट जो रहता है वो एयर से नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर पाता है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। समझ आ रहा है? तो प्लांट को तो नाइट्रोजन चाहिए। कौन बताएगा प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन से क्या होता है? बोलो। बेटा नाइट्रोजन जो रहता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। नहीं बेटा, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड का। ठीक है, नाइट्रोजन, क्योंकि अमीनो एसिड, अमीनो, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो जो रहता है वो बनता है अमोनिया से। ठीक है, और ये एसिडिक ग्रुप, तो अमीनो एसिड के लिए भाई COOH तो मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, वाटर से हाइड्रोजन, ये सब तो मिल जाता है, लेकिन अमोनिया के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, जो कि एयर से। तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर प्लांट को अगर अच्छे से ग्रोथ देना है, डेवलपमेंट करना है, तो नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। तो जनरली जो यूरिया बोलते हैं ना, यूरिया, यूरिया आप लोगों ने सुना होगा, खेतों में यूरिया yes, यूज, उसका सबसे बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मेनली नाइट्रोजन। तो इससे प्लांट ग्रोथ होगा। बिना अमीनो एसिड के ना ही हम ग्रो कर पाएंगे, ना ही प्लांट। समझ आ रहा बात? तो इसीलिए नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स के लिए फिर हमको यूरिया या केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ आ रहा बात? तो ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी नाइट्रोजन होता है, जैसे आप गोबर खाद देते हो, तो भाई गोबर गैस अभी मैंने बताया है कि जो गोबर होता है उसमें क्यों, कौन सा बैक्टीरिया होता है? बोलो, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। वो क्या प्रोड्यूस करता है? बोलो, मीथेन। मीथेन में क्या रहता, ये मीथेन में क्या रहता है? नाइट्रोजन। तो ऐसा जो गोबर हम देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, जो कि प्लांट को फिर मिलेगा बेटा बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऐसे हम ऑर्गेनिक खाद या केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम देते हैं, लेकिन लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन होता है, और ये तो बेटा हार्मफुल है ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए भी। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। समझ आ रहा है बात? तो हम माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे बायो फर्टिलाइजर। तो अब ये माइक्रोब क्या करेगा? अब ये माइक्रोब प्लांट को
नाइट्रोजन सप्लाई करेगा, फॉस्फोरस सप्लाई करेगा, सल्फर सप्लाई करेगा। तो मेनली आप लोगों के जो सिलेबस में है मेनली वो क्या फोकस कर रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को फोकस करते हैं कि नाइट्रोजन कैसे मिलेगा प्लांट को और फॉस्फोरस कैसे मिलेगा माइक्रोब्स के पास। समझ आ रहा बात ये आप लोगों को मैं क्या बताने जा रहा हूँ अभी? Yes. ठीक है, चलो। तो अब बात ये हो गई कि भाई हमको कुल मिलाकर के प्लांट को फर्टिलाइजर्स के रूप में हमको कुछ ना कुछ देना है, जिससे कि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेगा और प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, फॉर नाइट्रोजन सप्लाई, है ना, वी यूज नाइट्रोजन फिक्सर। तो नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में हम मेनली बैक्टीरिया, तो आप लोगों ने बैक्टीरिया का सुना होगा, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके ये किसको देते हैं? प्लांट को देते हैं। तो जनरली ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको सॉइल में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज आप लोगों ने सुना होगा या मैं भी पढ़ा होगा कि हर खेत में, हर मिट्टी में जो है बेटा चना, सोयाबीन नहीं उगता है। आप लोगों ने सुना है कभी? हर मिट्टी में आप चना, सोयाबीन उगाओगे तो हर मिट्टी में, हर खेत में उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। सुने हो नहीं सुने हो? No, sir. नहीं सुने हो, कोई बात नहीं। तो ऐसा इसीलिए होता है बेटा, हर जगह हर मिट्टी में सोयाबीन, चना, समझ रहे हो, ये नहीं उगता है क्योंकि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की क्वांटिटी अच्छी होगी वहां पर ये सारी चीजें अच्छी होगी, अच्छा इसका फसल होगा। तो ये जो चना, सोयाबीन मेनली क्या है बेटा, चना हो चाहे सोयाबीन हो, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ, क्या किसका गुड सोर्स होगा बताओ, किसका गुड सोर्स होगा, बोलो, किसका गुड सोर्स होगा? अरे भाई चना, सोयाबीन आप खाते हो अगर तो वो Protein. कौन से, हाँ प्रोटीन का गुड सोर्स होगा। तो जो आप प्रोटीन जो ले रहे हो, है ना, पल्सेस से, दाल हो गया, है ना, पल्सेस, चना वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सब जो रहता है मेनली ये प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड के लिए क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए। अमोनिया के लिए क्या चाहिए? तो नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता नहीं है प्लांट, उसको सॉइल से मिलेगा, किसी सॉल्ट के द्वारा, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड या किसी भी दूसरे सॉल्ट के द्वारा नाइट्रोजन, या तो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन को प्लांट, या बैक्टीरिया उसको प्रोवाइड कराएगा अलग अलग तरीके से। समझ आ रहा बात? तो इसीलिए हर जगह ये सारी चीजें नहीं उगती हैं। तो बैक्टीरिया में अगर आप देखोगे तो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल में। ठीक है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में आप लोग कभी पढ़े हो कुछ? प्लांट के साथ सिम्बायोसिस करके नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इस पे याद है नाम? Cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया। और कोई? जो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं बेटा, लाइकेंस, लाइकेंस अलग चीज है बेटा। राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम जो रहता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मालूम है? चना दाल, चना दाल नहीं, चना दालें, सोयाबीन, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, पल्सेस जो प्लांट्स होते हैं सब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। तो भाई पल्सेस बनाने के लिए, चना वगैरह, दाल वगैरह बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? मेनली प्रोटीन कंटेंट चाहिए। प्रोटीन मतलब हैवी नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। तो ऐसे जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में, रूट, जैसे ये कोई एक प्लांट है,
ठीक है, ये कोई एक प्लांट है, तो इसका जो रूट होगा यहाँ पर कुछ नोड्यूल्स होते हैं ऐसे। ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये रूट नोड्यूल्स में आपको क्या मिलेगा, नोड्यूल मतलब गठान के जैसा, तो ये नोड्यूल्स में आपको बैक्टीरिया मिलेगा। इस नोड्यूल में आपको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलेगा। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल कॉपरेशन, है ना। तो बैक्टीरिया इस प्लांट के, बैक्टीरिया इसको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है और प्लांट को सप्लाई कर रहा है। प्लांट से उसको क्या मिल रहा है, प्लांट से उसको खाना मिल रहा है और रहने की जगह मिल। समझ आ रहा है बात आप लोगों को। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट एंड बैक्टीरिया का। तो ये होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। Yes, sir. अब अगर फ्री लिविंग की बात करें तो एजोस्पाइरिलम एंड एजेटोबैक्टर, तो ये दोनों बैक्टीरिया जो रहते हैं ये फ्री लिविंग है। तो फ्री लिविंग है तो कहाँ रहेंगे, ये सॉइल में रहेंगे, और जिस सॉइल में रहेंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और नाइट्रोजन का कोई सॉल्ट बनाएंगे, अलग अलग टाइप का सॉल्ट बनाएंगे और उसी सॉइल में उस सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके मिलाते जाएंगे। अब जिस सॉइल में नाइट्रोजन की सॉल्ट अवेलेबल है, उस सॉइल में अगर प्लांट का ग्रोथ करवाएंगे तो प्लांट को सॉइल के द्वारा नाइट्रोजन के सॉल्ट्स मिल जाएंगे, जिससे कि नाइट्रोजन की सप्लाई मिलेगी इसको, प्लांट को, और प्लांट का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन सप्लीमेंट, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए हम इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रहा बात, एज अ माइक्रोब्स, ये बैक्टीरिया क्या माइक्रोब्स है, तो इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं हम एज अ फर्टिलाइजर्स के रूप में। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को, समझ आ रहा है। Yes, sir. अब बात आती है कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया हो गया, ये तो नॉर्मल बैक्टीरिया हो गया। देन अब नाइट्रोजन सप्लाई के लिए हम नॉर्मल बैक्टीरिया के अलावा, यू बैक्टीरिया के अलावा हम साइनोबैक्टीरिया बुझेंगे। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों सेम है या अलग अलग? साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों अलग अलग हैं या सेम? डिफरेंट है। किस बेसिस पर डिफरेंट है? ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किस बेसिस पर अलग अलग? कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी। एक छोटा सा डिफरेंस, एक डिफरेंस बस, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं बेटा, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपना फूड बनाते हैं, एनर्जी इनटेक करते हैं, मतलब फूड इनटेक करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं। ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, या तो केमिकल्स के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा। समझ आ रहा बात। तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं माइक्रो, और दे आर हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है ना, ध्यान रखेंगे, 11th में पढ़ते हो आप लोग। चलो, तो अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो हम साइनोबैक्टीरिया को हम जनरली पैडी फील्ड्स में, जो धान के खेत होते हैं वहां पर ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया के अलग अलग टाइप के वेराइटीज हैं, 2-3 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जो कि फ्री लिविंग, जनरली फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है। तो फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया में, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल किसी को याद है? ये सब
साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल बताओ। नॉस्टॉक और बताओ भाई, विवेक। कोई बात नहीं। एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये फ्री लिविंग, मेनली ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब पानी में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी हम एग्रीकल्चर में करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है। अब इसमें जनरली एक और जो होता है पैडी फील्ड्स में जो यूज होता है, ठीक है, एजोला एनाबिना, एजोला एनाबिना। ये एजोला क्या है बेटा, एजोला क्या है बताओ, कौन बताएगा, एजोला क्या है? एजोला क्या है, कौन बताएगा? सिमर, सिमर बताएगी क्या होता है एजोला बेटा। एजोला इज अ फर्न, एजोला इज अ फर्न। फर्न मालूम है क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? The plant. प्लांट होता है ये, ठीक है। और एनाबिना इज अ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो एजोला एनाबिना का क्या होता है बेटा, सिम्बायोसिस। ये जो सिम्बायोसिस होता है इनका, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, इसको हम जनरली पैडी फील्ड्स में यूज करते हैं, यूज्ड इन पैडी फील्ड्स, धान की खेती में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये आता है एग्जाम में। एजोला एनाबिना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, ये मेनली यूज इन पैडी फील्ड्स। क्लियर है, हो गया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम लोगों ने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनके एग्जांपल्स याद रखना, राइजोबियम, एजोस्पेरिलम, एजेटोबैक्टर एंड साइनोबैक्टीरिया के जो एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना। क्लियर है बेटा, हटा दें। Yes, sir. देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो एक काम करता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। पहला है, दूसरा फॉर फॉस्फोरस, फॉर फॉस्फोरस हम क्या यूज करते हैं बेटा, फंगाई, है ना। तो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए, फॉस्फोरस के कंटेंट को बढ़ाने के लिए या प्लांट को सप्लाई करने के लिए हम फंगाई का यूज करते हैं। तो फंगाई को हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो फंगाई यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। चलो अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ग्लोमस स्पीशीज ऑफ फंगाई, है ना। तो ध्यान रखेंगे कौन सा स्पीशीज फंगाई का,
ग्लोमस स्पीशीज, बस इतना ही आता है, ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं आता है, इधर उधर अपने को ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, बस एक ही स्पीशीज को ध्यान रखना है, ग्लोमस स्पीशीज ऑफ फंगाई। तो फंगाई क्या करता है बेटा, ध्यान से समझना, फंगाई जो है, ये जो ग्लोमस स्पीशीज है, ये रूट के साथ, प्लांट के रूट के साथ में एसोसिएट होता है, ठीक है, प्लांट के रूट के साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा, ठीक है, associated in the roots of plants, ठीक है। तो इस एसोसिएशन से क्या फायदा होगा, बोलो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, ध्यान रख, सिम्बायोटिक एसोसिएटेड, ऐसा लिखना, सिम्बायोटिक एसोसिएटेड इन द रूट्स ऑफ प्लांट। अब उससे क्या होगा बेटा कि ये जो फंगस है, जैसे कि मैं छोटा सा बना रहा हूँ, यहाँ पर एक प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, चलो अब ये जो प्लांट है, ये रूट है, तो रूट में ये इसका एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर फंगस है, ठीक है, यहाँ पर फंगस है, तो बेटा फंगस का एक हाइफी होता है, आपको मालूम है, फंगल हाइफी मालूम है आप लोगों को क्या होता है, फंगल हाइफी पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो मेरे को मैसेज करके बताओ, फंगल हाइफी पता है कि नहीं आप लोगों को। फंगस का जो मेन ब्रांच होता है, उसमें जैसे मान के चलो कि जैसे ये मेन रूट है, तो रूट के कुछ छोटे छोटे से एकदम फाइब्रस रूट होते हैं, हेयर लाइक रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स जिसको बोलते हैं, तो ये मेन रूट से निकले हुए हेयर लाइक रूट हेयर्स होते हैं, जो कि मेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही जो फंगस होता है ना, उसके पतले पतले से हेयर लाइक एकदम माइक्रोस्कोपिक हाइफी निकलते हैं, रूट मान लो उसका, ठीक है। ये जो हाइफी होते हैं, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो ये जो फंगस होता है, इसका जो हाइफी है, ये फंगस इसके रूट के साथ में एसोसिएटेड है, ये फंगस इसके रूट के साथ में एसोसिएटेड है, ये फंगस इसके रूट के साथ में एसोसिएटेड है। तो फंगस का जो हाइफी होता है, ये क्या करता है बेटा, सॉइल के आसपास में जितने भी फॉस्फोरस कंटेंट होते हैं, उस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये फंगस जो रहता है, ये सॉइल के फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब करके ये फंगस प्लांट के रूट में सप्लाई कर देता है, मतलब फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा और रूट में ट्रांसफर कर देगा, समझ आ रहा है बात। तो अब फंगस को क्या फायदा, फंगस को ये फायदा होता है कि इसको एक रहने की जगह मिल गई, होस्ट मिल गया, और इसका जो भी फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा फंगस। तो प्लांट के रूट से फंगस को फूड मिल जाता है, रहने की जगह मिल गई, और फंगस प्लांट को क्या बेनिफिट पहुंचाएगा, सॉइल में जो भी फॉस्फोरस कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को ट्रांसफर करेगा। तो फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट होता है, डीएनए जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, डीएनए आरएनए, ये सब में आपको फॉस्फोरस मिलेगा, समझ आ रहा है बात। बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोरस, तो प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल डिवीजन में फॉस्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फॉस्फोरस कंटेंट चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा बेटा, फंगस सॉइल फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, और प्लांट से फूड इनटेक करेगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। चलो तो ऐसा जो फंगाई, ठीक है, ऐसा फंगाई जो, अब ध्यान देना यहाँ पर, प्लांट रूट के साथ में जो फंगस होता है प्लस फंगाई, ठीक है, ये जो एसोसिएशन होता है, इसको माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइकोराइजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, रूट्स ऑफ द प्लांट एंड फंगाई, इसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा।
ठीक है, माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड रूट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट रूट प्लस फंगाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। क्लियर है बेटा? माइकोराइजा क्या होता है? प्लांट रूट प्लस फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है, इसको हम लिख सकते हो आप लोग, इसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आता है माइकोराइजा क्या है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला हिस्सा दिख रहा है? Yes, ठीक sir. है, चलो। इसके नोट्स मैंने भेजे हैं कि नहीं आप लोगों को? नहीं, चलो ठीक है, अभी मैं भेज दूंगा। ठीक है, हटा दूं इसको, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना। आपको क्या क्या तरीके से पूछेगा कि भाई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके नाम पूछेगा कि भाई ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फिर आपसे बोलेगा कि कौन सा प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फिर आपसे एग्जाम जो ऑप्शन देगा क्या क्या, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एंड आपका ऑसिलेटोरिया। तो ध्यान रखना, फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इज साइनोबैक्टीरिया। नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज ये राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम एंड एजेटोबैक्टर। तो ये इसलिए मैंने एक हेडिंग में ही लिख दिया है कि भाई नाइट्रोजन सप्लाई के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया दो टाइप से, एक हेटेरोट्रोफिक यू बैक्टीरिया एंड एक साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स ध्यान रखना, फ्री लिविंग होते हैं जनरली, लेकिन एनाबिना जो रहता है, एजोला फन जो होता है, ठीक है, उसके साथ में ये पैडी फील्ड्स में यूज होता है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। और दूसरा आपसे पूछेगा कि फास्फोरस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो रहता है हेल्पफुल होता है, मेनली फंगाई एसोसिएशन होता है, दैट इज माइकोराइजा फंगाई। ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूं इसको। चलो, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बचा है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है, ये सब डायरेक्ट याद रखना है बेटा आपको। एंड स्टैटिन, तो साइक्लोस्पोरिन ए जो रहता है ये इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये भी माइक्रोब के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है बेटा? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। कब करेगा? फॉर एग्जांपल ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। तो जब ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कई बार हैवीली एक्टिव हो गया, जिसके कारण जो भी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की, लिवर ट्रांसप्लांट की, तो उसको वो खत्म कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय उसके बाद भी हम इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। समझ आ रहा है बात? ये बता चुका हूं कि नहीं? है ना, ये मैं आप लोगों को डिसीज के समय बताया था। अब
एग्जाम में आता है कि भाई साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, दूसरा आता है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसको कौन बनाता है। तो फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टैटिन का नाम सुने हो? used as ब्लड कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों के घरों में भी, मतलब मैक्सिमम लोगों आजकल जो जितने मैक्सिमम लोग हैं आजकल जो थोड़े से हेल्दी हैं या थोड़े बुजुर्ग हैं और थोड़े हेल्दी हैं, है ना, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और हेल्दी हैं, डायबिटिक है और हेल्दी हैं, उनको ये मेडिसिन आजकल काफी यूज होती है ना, उनको दिया जाता है ये मेडिसिन, है ना। तो यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये कौन से टाइप की मेडिसिन है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला मेडिसिन है स्टैटिन्स, है ना। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है बेटा, तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको भी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दिया जाता है। जो बहुत हेल्दी होते हैं, ब्लड प्रेशर है, उनको भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये स्टैटिन्स अलग अलग नाम से आता है, ये मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछता है कि स्टैटिन्स कब यूज होता है, मैंने एक वर्ड में लिख दिया है, इससे ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है। दूसरा, स्टैटिन्स कौन से माइक्रोब से बनता है? ठीक है, तो स्टैटिन जो रहता है वो मोनेस्कस परप्यूरियस फंगस से बनता है। मोनेस्कस परप्यूरियस फंगस, मोनेस्कस परप्यूरियस, ये नाम डायरेक्टली याद रखना है बेटा आपको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको नाम ध्यान रखना है ना। तो स्टैटिन्स क्या यूज होता है? ठीक है, इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं, 3 कैटेगरी के सवाल बनते हैं। स्टैटिन्स क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, कहाँ यूज होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में, कौन बनाता है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, कौन बनाता है? फंगस। कौन सा? मोनेस्कस परप्यूरियस। इसका भी सेम, व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए? इट इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। क्या काम आता है? इम्यूनोसप्रेसेंट। अब इम्यूनोसप्रेसेंट एक बार बता दिया, उसके बाद तो आपको यूज मालूम होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कहाँ कहाँ किया जाता है। जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वहां भी यूज कर सकते हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मान के चलो कि इम्यून सिस्टम, कोई एक बीमारी है तो किसी पर्टिकुलर बीमारी में इम्यून सिस्टम एकदम हाइपर एक्टिव है जिससे कि बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन किससे बनता है? तो फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या क्या है ये मैंने लिखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं बस ये 3 ही वैरायटी के बनते हैं। ये क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कौन बनाता है, क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कौन बनाता है, खत्म। इससे ज्यादा अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना। क्लियर है? Yes, sir. बाकी बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, लैक्टिक एसिड कौन बनाता है ना, एस्पार्टिक एसिड कौन बनाता है, ब्यूटारिक एसिड कौन बनाता है, ये सारे, लैक्टिक एसिड कौन बनाता है। तो ये सब जो एसिड्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं या एंजाइम होते हैं, वो क्या यूज में आते हैं और उसको कौन सा बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई बनाता है। समझ आ रहा बात, है ना। तो इतना ही आपको डायरेक्ट याद रखना है। माइक्रोब का नाम, उसको सॉरी, माइक्रोब का नाम और वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, खत्म। ठीक है, चलो। तो मैंने आप लोगों का ये टॉपिक खत्म कर दिया है। इसके अलावा कुछ बच रहा है क्या? अभी आप लोगों का क्या क्या हुआ है इकोलॉजी में?
यहाँ ये टॉपिक खत्म हो गया बेटा, है ना, और कुछ नहीं बचा है इसमें।